हेलो एवरीवन। आज के इस नए सेशन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक जो है वो आपके बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे कई बार सवाल प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ये टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल रिव्यू। अब हम लोगों ने जब ये तीनों टॉपिक को देखना है तो ये तीनों टॉपिक क्या है, इंटर रिलेटेड है। जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल रिव्यू, क्या ये तीनों का कोई बेसिस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? हम अक्सर सुनते आते हैं कि जुडिशरी जो है वो हमारी कई बार क्या करती है, एक्टिवली केसेस को देख रही है, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ बढ़ रही है। कई बार जुडिशरी अपने लिमिट्स को क्रॉस कर जा रही है, यानी जुडिशियल ओवररीच हो जा रहा है। और जब हमारे फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन में आते हैं और उसको इन्फोर्स करवाने के लिए हम कोर्ट्स में जाते हैं तो उस समय हम समझते हैं कि ये जुडिशियल रिव्यू है। या फिर लॉ अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया और वो चैलेंज हो जाए कि क्या पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट था वो लॉ बनाने के लिए, या पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया क्या वो किसी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं करता, तो ये जब जुडिशरी देखती है तो उसको हम जुडिशियल रिव्यू समझते हैं। तो शुरू से समझें कि जुडिशियल रिव्यू जो है उसका कॉन्सेप्ट कहां से आता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हमने पहले वीडियो सेशन में भी चर्चा की थी, आर्टिकल 13 के बारे में, जहां पर क्या कहा गया कि लॉ डिफाइंड हो गया कि भाई अगर लॉ जो है वो इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो आर्टिकल 13 में आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो इसको रिव्यू करे लॉ को, आर्टिकल 13 में लॉ डिफाइंड है और लॉ ऐसा हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करे। अब ये आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट देख सकती है और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट देख सकता है। ठीक है, तो ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हो जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 21 में भी ये कहा गया है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फॉलो करना है। तो हमारी कोर्ट्स क्या देखती है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को देखती है। लेकिन मेनका गांधी केस में हमने ये भी देखा था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के भी एलिमेंट्स को कोर्ट्स ने देखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम समझें कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ यानी पार्लियामेंट जो है क्या वो प्रोसीजर फॉलो करते हुए लॉ बनाई। अगर लॉ बनाई थी तो हम केवल आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन को देखेंगे। लेकिन मेनका गांधी केस ऑनवर्ड से कोर्ट्स क्या देखने लगी कि केवल आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन ही नहीं बल्कि आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन भी चेक किया जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट आता है जो जुडिशियल रिव्यू को ही क्या किया, ब्रॉडन किया। जुडिशियल रिव्यू का एलिमेंट जो कि पहले केवल प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को चेक करता था, वो अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के भी एलिमेंट्स को चेक करने लगा। यानी जुडिशरी का रोल क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे स्टेट जो है, स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तीनों को अपना अपना फंक्शन क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स के अकॉर्डिंग करना है। किसी को अपनी बाउंड्री जो है वो ओवर स्टेप नहीं करनी, क्योंकि तीनों का अपना काम क्या बटा हुआ है। लेकिन जब एक ऑर्गन अपना काम करने में असक्षम हो जाए या अपने काम को ठीक से ना कर पाए तो उसके वजह से क्या होगा, सिटीजन्स के राइट्स वायलेट हो सकते हैं इस देश में। तो कोर्ट्स को एक्शन लेना पड़ता है कि भाई एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप अपना काम ठीक से करें। और कई बार क्या है, ऐसे डायरेक्शंस मिल जाते हैं या ऑर्डर या डिक्री आ जाता है जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डोमेन का होता है। तो अब ये जब कोर्ट्स इशू करती है इस तरह के ऑर्डर्स या डिक्री, जो कि जुडिशरी का फंक्शन नहीं है। जुडिशरी का फंक्शन क्या है, रिव्यू करना कि लॉ अगर बनाया गया लेजिस्लेटिव के द्वारा तो क्या वो लॉ उनके कॉम्पिटेंसी के अंदर बनाया गया था या उसको वायलेट करता है, या एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट किया तो क्या लॉ के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया या उसको ओवर स्टेप किया। जुडिशरी का काम ये देखना है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब लेजिस्लेटिव ऑर्गन या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन अपना काम नहीं ठीक से कर पाते तो जुडिशरी को वहां पे कई सारे ऑर्डर्स रिलीज करके वो काम को ठीक करना पड़ता है। अब जैसे एग्जाम्पल हम देंगे और इसी में देखेंगे कि कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवररीच हो जाता है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू हुआ यानी आर्टिकल 13 जिसमें लॉ डिफाइंड है, 32 आर्टिकल 32 जहां सुप्रीम कोर्ट को पावर है लॉ को रिव्यू करने का और हाई कोर्ट्स को 226 के अंदर है रिव्यू करने का मैटर आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो एक जजमेंट आई थी, उसमें
सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन के लिए उस समय कोई लॉ नहीं था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, विशाखा गाइडलाइंस करके रिलीज किया कुछ पॉइंट्स, जो कि हर एक ऑफिशियल वर्क प्लेस पर या डोमेस्टिक हेल्प जहां काम करते हैं उन लोगों को हेल्प करने के लिए एक गाइडलाइंस इशू की गई कि भाई इनका सेक्सुअल जो हो हरासमेंट ना हो सके वर्क प्लेस पर। तो उस समय चूंकि लॉ नहीं था इसलिए गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज की। अब ये गाइडलाइंस के वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा हेल्प मिला लोगों को, वर्क प्लेस पर जो विमेन थी उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिला, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज और पार्लियामेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अब इस जजमेंट को और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उनको एक लॉ लाना पड़ेगा। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ, है ना। और जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट अगर हम थोड़ा पीछे जाके समझें तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से भी फ्लो करता है, जहां पर कि जस्टिस पीएन भगवती का ये आइडिया था कि भाई अगर कोर्ट्स तक जो लोग हैं जिनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं वो चूंकि पुअर होते हैं, कई बार कोर्ट्स तक नहीं पहुंच पाते, अप्रोच नहीं कर पाते, तो कोर्ट्स उन तक कैसे पहुंच सकता है। कोई अगर उनके बदले में रिप्रेजेंटेशन करना चाहे तो उसको हम सुनेंगे, या फिर हम सुओ मोटो भी ले सकते हैं कॉग्निजेंस, जैसे रिपोर्ट्स पढ़ के या न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आया उसके बेसिस पर, है ना। तो ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू न्यूज सुन के कोर्ट्स भी जो है वो सुओ मोटो एक्शन ले सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि जो एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, लेजिस्लेटिव अपना काम नहीं कर रही। जैसे कई बार हमें सुनने को मिलता है कि पार्लियामेंट क्या है और प्रोडक्टिव होना चाहिए था, पार्लियामेंट को अपने समय को और इफेक्टिवली यूटिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा बिल्स पास करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव में क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर एक डेडलाइन होना चाहिए कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट है उसको इस डेडलाइन के अंदर हमको इम्प्लीमेंट करना है, तभी तो पॉलिसी पैरालिसिस से हम बच सकते हैं। जब मोदी गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो सबसे ज्यादा फोकस क्या था कि ये जो रेड टेपिज्म है इसको रेड कारपेट से हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। जो लाल फीताशाही मतलब क्या डिले होता है, पॉलिसी पैरालिसिस हो चुकी है, इसको हटाना पड़ेगा, रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, मैटर कोर्ट्स में पहुंचेगा और कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट्स को क्या करना है, कोर्ट्स को सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। अब ये जुडिशियल एक्टिविज्म समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर हम और भी केसेस देखें तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस था, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 21 के ही अंदर, राइट टू लाइफ के अंदर, राइट टू फ्री एजुकेशन भी बच्चों को देना बहुत जरूरी है। ये बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर कि कोर्ट ने कहा कि सर्कस में जो बच्चे एम्प्लॉयड हैं उनको वहां से छुड़ा के रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। तो ये सारे बहुत पॉजिटिव डिसीजंस ओवर द टाइम आए हैं जिसको कि जुडिशियल एक्टिविज्म के कैटेगरी में रखा जाता है। तो इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि भाई फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के वायलेट ना हो, और जो वॉइड क्रिएट हो जाता है लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो उस केस में जुडिशरी को स्टेप लेके सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये हो गया कि अब इसमें क्या है कि कई बार जो जुडिशरी है वो क्रिटिसिज्म के घेरे में भी आ जाती है। जैसे अगर आप लोग याद रिकॉल करें तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके एनजेएससी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था, जो कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर को देखेगी। उसको क्या किया, कोर्ट के बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मिलके वॉइड कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो उसका क्रिटिसिज्म आया। उसके बाद अगर मान लीजिए दिवाली में क्रैकर्स का क्या टाइम होगा, किस समय के किस समय बीच में आप पटाखे छोड़ सकते हैं, उसमें आप किस तरह के ग्रीन पटाखे छोड़ने हैं आपको, आप नॉर्मल जो पटाखे मिलते हैं वो नहीं छोड़ सकते। तो ये सब क्या है, ये निटी ग्रिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव है। इसमें जब जुडिशरी इंटरवीन करने लगती है तो फिर वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके बच्चे क्या होंगे, केवल गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जो डायरेक्शंस आते हैं, या फिर ड्राउट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड इनिशिएट करना पड़ेगा, एक डेडलाइन दे दी गई। तो ये जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, इसमें कोर्ट्स का इंटरवेंशन जो है वो सही नहीं माना जाता। लेकिन
इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है और निगेटिव एस्पेक्ट जो है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आर्टिकल 13 लिखना पड़ेगा, आर्टिकल 32 का जिक्र करना पड़ेगा, आर्टिकल 226 का जिक्र करना पड़ेगा। फिर आपको मेनका गांधी केस का जिक्र करना पड़ेगा, जहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के भी एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया। फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का भी मुद्दा वहां पे आपको रखना पड़ेगा। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का है, जहां पर कि अंडर ट्रायल्स जो होते हैं, मतलब जिनका भी कन्विक्शन नहीं हुआ है, सजा घोषित नहीं हुई मगर जेल में है, और कई बार ये देखा जाता है कि जेल का जो वो टर्म सर्व कर चुके हैं बिना सजा घोषित हुए, वो उस सजा से ज्यादा हो चुका है। अगर उस गुनाह की सजा को हम देखें तो उससे ज्यादा टर्म वो ऑलरेडी जेल में बिता चुके हैं। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने करीबन 40,000 प्रिजनर्स को रिलीज करने का ऑर्डर दिया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। तो हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के सक्सेसफुल केसेस में एक आता है ये, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट हो गया। फिर आप ओवर द ईयर्स आप देखेंगे कि बच्चों से रिलेटेड, जैसे मैंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात की थी, जहां पर कि आर्टिकल 21 में बोला कि राइट टू एजुकेशन को वहां पे आपको इंक्लूड कीजिए राइट टू लाइफ में। बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया कि सर्कसेस से बच्चों को रिलीज किया जाए। विशाखा गाइडलाइंस आई है ना, वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो था विशाखा जजमेंट, तो उसमें बोला गया कोर्ट्स के द्वारा कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस नहीं होना चाहिए औरतों का। ये पॉजिटिव केस है। उसके बाद MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जैसे गंगा रिवर को क्लीनिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव एस्पेक्ट में आती हैं। लेकिन ओवर रीच का फिर एग्जांपल देंगे तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी बताना पड़ेगा। NJSC को बिल्कुल खारिज कर देना, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना। उसके बाद ग्रीन क्रैकर्स को लेके, या फिर पब्लिक सर्वेंट्स के बच्चे जो होंगे वो केवल गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, नेगेटिव एस्पेक्ट में आ जाएंगी। लेकिन कंक्लूजन जब आप देंगे तो कंक्लूजन में ये देंगे कि अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन में करप्शन होता है, मिस गवर्नेंस होता है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो उस केस में जुडिशरी को स्टेप लेना पड़ता है। क्योंकि देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसमें ओवरऑल पॉलिसी इंप्लीकेशन चेक करना पड़ता है जुडिशरी को। तो कोई ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट एरिया क्लियर इसमें नहीं है, इसमें ग्रे एरिया बहुत है। इसलिए सारे पक्ष को अच्छे से क्लियर करते हुए, एग्जाम्पल्स के साथ उसको बताते हुए आपको इस टॉपिक को कंक्लूड करना पड़ेगा। कंक्लूजन में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आगे देते हुए कि क्योंकि इंडियन जुडिशरी का स्टेचर बहुत हाई है, केशव नंदा भारती केस से जो बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया, उसके वजह से क्या हुआ है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन सबको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के एलिमेंट्स, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री SH कपाडिया जी ने भी अपने एक लेक्चर में कहा था कि लॉ और गवर्नेंस के बीच में जजेस को फर्क समझना जरूरी है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंटरटेन करते हुए कई बार कोर्ट्स जो है वो ऐसे डिक्री या ऑर्डर ना रिलीज कर दे जिनका इम्प्लीकेशन क्या हो, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव डोमेन का हो जाए, बल्कि उनका इम्प्लीकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि लॉ से रिलेटेड हो। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंट्री को नहीं चला सकती, कंट्री को चलाएगी यहाँ की पार्लियामेंट और यहाँ के एग्जीक्यूटिव। कोर्ट्स का काम ये है कि वो रिव्यू करके ये देखे कि जो लॉ बनाई जो बॉडी, क्या वो कॉम्पिटेंट थी वो लॉ बनाने के लिए। यानी आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन और आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन तो चेक कर सकती है, लेकिन लेजिस्लेटिव के एब्सेंस में लेजिस्लेशन करना उचित नहीं है, ठीक है। तो कई बार क्रिटिसिज्म इस चीज को लेके हम लोग को लिखना चाहिए कि भाई हमारी बॉडी जैसे, और इसमें ये भी है कि जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी पार्टी में आई, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी पार्टी आती है वो क्या करती है, बहुत अच्छे से चीजों को इम्प्लीमेंट करती है। उसके पास नंबर्स होते हैं स्ट्रांग डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस लेने की। कोalition पॉलिटिक्स में कई बार इतनी सारी पार्टीज होती है, अलायंस को लेके चलना होता है, तो उसमें कई बार डिले होता है। तो एक पॉलिटिकल फैक्टर भी रहता है, लेकिन वो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप देश को एक सही गति में ना लेके जाएं, है ना। लेकिन ये जो पॉलिटिकल फैक्टर्स है इसको भी मेंशन करना
होना जरूरी रहता है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि जुडिशियल रिव्यू से कॉन्सेप्ट कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म तक फ्लो करता है, और जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवरीज के बीच में जो बहुत फाइन बाउंड्री है वो कैसे क्रॉस हो जाती है और उससे कैसे बचा जाए। और इंडियन कोर्ट्स का जो हाई स्टेचर है उसको आपको लिखना पड़ेगा कि कई सारे लैंडमार्क जजमेंट्स आ चुके हैं जिनके वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या मिला है और बल मिला है। लेकिन हाँ, कुछ कंसर्न्स भी हैं जिनको देखने की जरूरत है, और अगर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस होगा, हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन अगर बहुत अच्छे से काम करेगी तो ये जुडिशियल ओवररीच के केसेस खुद ही कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और आगे भी जो मेंस से रिलेटेड टॉपिक है उनको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका एग्जाम्स जो है, आने वाला जो पेपर है वो अच्छे से अच्छा जाए। थैंक यू वेरी मच।